दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो हम पूर्व वर्षों की प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों हम लोगों ने हिस्ट्री सब्जेक्ट को ऑलरेडी कवर कर लिया है। हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम लोगों ने लगभग 2012 तक प्रश्नों को कवर कर लिया है दोस्तों। ठीक है, 2012 से आगे के प्रश्नों को अब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों पॉलिटी के तहत लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका के प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। चलिए देखेंगे 2012 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको हम देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे दोस्तों, कुछ तकनीकी खामी की वजह से इसकी पहले की वीडियो दोस्तों स्टॉप हो गई थी, लेकिन इससे पहले के प्रश्न जो हैं वह ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड किए जा चुके हैं। ठीक है, अब 2012 से आगे के प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या दोस्तों अपना पद धारण करता है। दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र दोस्तों उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। तो सही आंसर इसमें केवल दोस्तों मार्क करेंगे वह है ऑप्शन बी, यानी कि केवल थर्ड पॉइंट हमारा सही दिया गया है, जबकि पहला और दूसरा पॉइंट दोस्तों बिल्कुल गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, देखें क्या कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा दोस्तों कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या दोस्तों अपना पद धारण करता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के बाद 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल थर्ड। और इसकी व्याख्या देखेंगे क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक यहां देखें। चलिए देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है, बल्कि उसे जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल रहता है वह तब तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 94 ग में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहां दिया गया है, व्याख्या याद रखें कि लोकसभा का अध्यक्ष दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण पद अपना नहीं करता है, बल्कि उसे जब तक लोकसभा का विश्वास हासिल रहता है वह तब तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 94 का कहता है दोस्तों स्पष्ट कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसे पद से क्या हटाया जा सकेगा। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयनित किए जाने वाले सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह लोकसभा के लिए निर्वाचित किया जा चुका हो। ठीक है, अनुच्छेद 93 में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चयनित किए जाने वाले सदस्य के लिए यह जरूरी है कि वह लोकसभा के लिए निर्वाचित किया जा चुका हो। अनुच्छेद 93 में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 94 ख में स्पष्ट किया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको, उपाध्यक्ष को सौंपता है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए 2012 में जो पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। यहां देखें क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन बी। ठीक है, फिर से देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं। तो याद रखें दोस्तों सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, यानी कि संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते। तो याद रखें दोस्तों संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। इसके अदर हम जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसको भी एक बार देख लेंगे। यहाँ देखिए क्या दिया गया है। ठीक है,
पहला फिर सी कह रहा है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, यह भी गलत है। फिर डी कह रहा है कि चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और चुनाव आयुक्तों की संख्या निर्धारित करना, यह भी स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन बी जो सही स्टेटमेंट था उसको हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ, देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2012 में पूछे गए प्रश्नों को हम देख रहे थे, टॉपिक चल रहा था लेजिस्लेचर। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेष्टा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलिए देखते रहें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखें क्या कह रहा है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्या है, कह रहा दोस्तों कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। क्या है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा पॉइंट कह रहा दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी नहीं हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना दोस्तों मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन डी, कोई भी नहीं। और देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, इसकी व्याख्या हम देखेंगे। कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। वर्तमान में देश के 8 संघ राज्य क्षेत्रों में से सिर्फ 2 संघ राज्यों यानी कि दिल्ली एवं पुदुचेरी को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। ठीक है, कह रहा है दिल्ली के लिए 3 सीटें जबकि पुदुचेरी के लिए 1 सीटें निर्धारित की गई है। और कह रहा है इसीलिए हमारा कथन एक असत्य है। ठीक है, कह रहा है निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करना न्यायालय की जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिए, इसीलिए कथन 2 भी हमारा असत्य है। और तीसरा देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्टता उल्लिखित किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, अतः कथन 3 भी हमारा असत्य है। क्या है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में स्पष्टता उल्लिखित किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, इसीलिए हमारा कथन 3 भी दोस्तों क्या है, गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ हम बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले, देखें आगे के पॉइंट हमारे क्या कह रहे हैं। चलिए दोस्तों देखेंगे 2012 में जो पूछा गया हमारा चौथा प्रश्न है उसको देखेंगे। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारा क्या, वह था लेजिस्लेचर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ चौथा प्रश्न जो पूछा गया है 2012 में उसको देखेंगे। कह रहा दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किसी स्थिति में किन स्थितियों में संसद की दोस्तों संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, कह रहा है कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। ठीक है, दूसरा कह रहा है दोस्तों कि धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। और तीसरा कह रहा है दोस्तों कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो बिल्कुल सही आंसर दोस्तों मार्क करेंगे, वह है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि केवल एक हमारा सही आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखें कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की किसी स्थिति में किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि हमारा साधारण विधि निर्माण के पारित करने या साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। और तीसरा कह रहा है दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि केवल ए हमारा सही पॉइंट होगा दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में स्पष्टता उल्लेख किया गया है कि यदि साधारण विधि निर्माण की स्थिति में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो उस गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। याद रखिए कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में हमारी दोस्तों संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, जबकि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में हमारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जिसका प्रावधान दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 108 में किया गया है। इस पॉइंट को याद रखें। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता दोस्तों कौन, वह हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, और संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे हम 5वें नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि दोस्तों हमारा
2012 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए टॉपिक चल रहा था लेजिस्लेचर। देखिए यहाँ दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। क्या है, देखिए यहाँ ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के क्या दोस्तों काम आती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। क्या है, संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना। तीसरा कह रहा है दोस्तों अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। फिर कह रहा है दोस्तों संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन। और फिर कह रहा है कि संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना। ठीक है, फिर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं। तो पहला कह रहा है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना, बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर दूसरा हमारा कह रहा है कि विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकाल पाना, यह भी पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। तीसरा कह रहा है हमारा कि अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है दोस्तों। चौथा स्टेटमेंट जो कह रहा है हमारा गलत दिया गया है कि संसदीय बजट कार्यालय द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रम का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पुनरावलोकन, यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। और पांचवा कह रहा है दोस्तों कि संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही है। तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं, जबकि फोर्थ स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। 2012 में पूछे गए छठे नंबर प्रश्न को हम देखेंगे दोस्तों। यहाँ देखें क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। क्या है दोस्तों, यहां देखिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो इसको सही आंसर जो हम मार्क करेंगे दोस्तों वह है ऑप्शन ए, यानी कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर क्या दोस्तों बहस करने हेतु हम क्या संसद में स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। देखिए कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है। तो याद रखें दोस्तों सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अति आवश्यक मुद्दे पर दोस्तों बहस करने हेतु। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन ए मार्क करेंगे। और 2011 में जो हमारी विधायिका से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों हम लोग 2011 से 2023 में जितने भी प्रश्न विधायिका टॉपिक से पूछे गए हैं उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव की तरफ। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें 2011 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखिए। कह रहा है दोस्तों कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। क्या है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो याद रखें दोस्तों सही आंसर हम मार्क करेंगे वह है भारत की संसद। ठीक है, याद रखें भारत की संसद हम बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत की संचित निधि, याद रखें दोस्तों कह रहा है कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो याद रखें दोस्तों हमारा भारत की संसद। ठीक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से दोस्तों विनियोग विधेयक पारित कराना क्या होता है, जरूरी होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से दोस्तों क्या है हमारा विनियोग विधेयक पारित कराना जरूरी होता है। इस पॉइंट को याद रखें। प्रश्न कह रहा था कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो याद रखें दोस्तों भारत की संसद यानी कि हमारी पार्लियामेंट का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे हम जो 2011 में पूछा गया दूसरा प्रश्न है उसकी तरफ दोस्तों। यहाँ देखेंगे ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है हमारा 2011 में और टॉपिक था दोस्तों हमारा विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर। ठीक है, देखिएगा कह रहा है दोस्तों कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो क्या है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो सही आंसर मार्क करेंगे यहाँ ऑप्शन डी हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। क्या है, फिर देखिए यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इस पॉइंट को याद रखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संदर्भ में राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाया जाता है। यह वार्षिक वित्तीय विवरण केंद्र सरकार के वित्त
प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता। चूंकि सरकार का निर्माण उसी दल या दलों के गठबंधन के द्वारा किया जाता है जिसे लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, अतः यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं किया जाता तो इसका तात्पर्य यह होता है कि सरकार का लोकसभा में बहुमत नहीं रह गया है। लोकसभा में बहुमत नहीं रह जाने पर प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। इस पॉइंट को याद रखिए कि यदि हमारा वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। इस पॉइंट को याद रखें, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है 2011 में, कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में क्या है, देखें ध्यानपूर्वक यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो याद रखें दोस्तों, भारत की संचित निधि में, यानी कि कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इस पॉइंट को याद रखें। फिर देखिए, कह रहा है कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई, क्या है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो याद रखें दोस्तों, भारत की संचित निधि में, ठीक है। याद रखें कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व दोस्तों भारत की संचित निधि में जमा होता है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि के बारे में उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखें, कह रहा दोस्तों हमारा कि करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो याद रखें, भारत की संचित निधि में, ठीक है। कह रहा है करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व भारत की संचित निधि में जमा होता है। ज्ञातव्य है कि संविधान के अनुच्छेद 266(1) में भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि के बारे में क्या दोस्तों उल्लेख किया गया है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ। ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों स्टार्ट होगा, वह है कार्यपालिका, यानी कि दोस्तों एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 2013 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको, 2023 में जो पूछा गया प्रश्न है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखिए, जो हमारा एग्जीक्यूटिव में पूछा गया पहला प्रश्न है उसको देखिए। यहाँ कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या, यहाँ देखिएगा, कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे विनिश्चित के क्या है। फिर से देखिए, कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य क्या है, अविधि मान्य हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। क्या है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने क्या हैं, शेष हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों, यहाँ देखिए क्या है, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो गया है कार्यपालिका, ठीक है। तो जो सही आंसर मार्क करेंगे वह है दोस्तों कोई भी नहीं, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। और तीनों पॉइंट फिर देखें, कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कृत्य क्या हैं, अविधि मान्य हो जाते हैं। तो यह स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत है। दूसरा कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई हैं और उनके निर्वाचन अभी होने शेष हैं। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। और तीसरा कह रहा है कि कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। सही आंसर मार्क करेंगे कोई भी नहीं। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है, सही आंसर हम मार्क करेंगे कोई भी नहीं। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक, कह रहा दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में क्या है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन उच्च न्यायालय द्वारा या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारा क्या है, यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जाता है तो उसके द्वारा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग एवं किए गए कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तारीख से पूर्व उस घोषणा के कारण अविधि मान्य नहीं होते हैं। अतः कथन एक हमारा सही नहीं है, ठीक है। फिर देखिए
देखिए अगला कह रहा है जब विधानसभा भंग हो जाती है तो सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान करने के योग्य नहीं रह जाते हैं। क्या है? जब विधानसभा भंग हो जाती है तो सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान करने के योग्य नहीं रह जाते, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन से पूर्व विघटित विधानसभा के नवीन निर्वाचन ना हुए हों। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन इस आधार पर स्थगित नहीं किया जाएगा कि कुछ विधानसभाएं भंग कर दी गई हैं, अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और तीसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, विधेयकों पर सहमति। ठीक है, यहाँ देखें कह रहा है जब कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे में राष्ट्रपति या तो घोषणा करेगा कि वह विधेयक पर अपनी सहमति देता है या वह उस पर सहमति रोक लेता है, बशर्ते यह विधेयक धन विधेयक ना हो। ठीक है, राष्ट्रपति विधेयक पेश करने के बाद सदनों को इस अनुरोध के साथ लौटा सकता है कि वे विधेयक या उसके किसी निर्दिष्ट प्रावधान पर पुनर्विचार करेंगे एवं विशेष रूप से विधेयक पर विचार करेंगे। ठीक है, जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटाया जाता है तो सदन तदनुसार विधेयक पर पुनर्विचार करेगा एवं यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित किया जाए तो राष्ट्रपति वित्तीय मामलों से संबंधित मामलों में अपनी सहमति नहीं रोकेंगे, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ठीक है, हम लोगों ने पूरे प्रश्न को देख लिया है दोस्तों, पूरी डिटेल व्याख्या के साथ बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को देखते चले दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ 2023 में जो पूछा गया हमारा कार्यपालिका से दूसरा प्रश्न है, उसको देखेंगे। टॉपिक एग्जीक्यूटिव कह रहा है दोस्तों कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर्य हैं। क्या है? संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी क्या है दोस्तों, अहर्य हैं। ठीक है, फिर देखिए कि निर्वाचन या निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य में प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। क्या है? निर्वाच्य विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखें कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखें कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या के अनुपात से अधिक है। तो इसमें जो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों वह है क्या? सही आंसर जो इसमें हम मार्क करेंगे यहाँ देखें वह है ऑप्शन ए, केवल एक हम सही आंसर मार्क करेंगे। क्या दिया गया है कि संसद के दोनों में से क्या है, संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर्य हैं। क्या है? संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अहर्य हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर है दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, पहला पॉइंट केवल सही है दोस्तों, बाकी के पॉइंट हमारे जो दिए गए हैं वह गलत दिए गए हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है, चलिए देखिएगा नीचे यहाँ दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखें कह रहा है विधायकों के वोट का मान अलग अलग राज्यों में अलग अलग होगा, क्योंकि ऐसे प्रत्येक वोट के मान की गणना नीचे बताई गई प्रक्रिया द्वारा की जाती है। हालांकि सभी सांसदों के वोट का मान एक समान होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कथन 2 और 3 हमारे सही नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें क्या है, कथन 2 और 3 हमारे सही नहीं दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा क्या दिया गया है, यहाँ देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों पुदुचेरी में कुल निर्वाच्य सीटों की कुल जनसंख्या का अनुपात बराबर कह रहा है क्या है, यहां देखें हमारा कह रहा है 4,71,707 बटा 30 बराबर 15,723.56। क्या है? पुदुचेरी में कुल निर्वाच्य सीटों की कुल जनसंख्या का अनुपात बराबर क्या है, 4,71,707 बटा 30 बराबर 15,723.56। फिर कह रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में कुल निर्वाचित सीटों की कुल जनसंख्या का अनुपात कह रहा है 4,67,511 बटा 60, 7,791.85। फिर अगला देखें क्या कह रहा है कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है। ठीक है,
कह रहा है क्योंकि पुदुचेरी में कुल निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या का अनुपात अरुणाचल प्रदेश की तुलना में अधिक है, अतः कथन 4 हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो याद रखें दोस्तों केवल एक हमारा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट गलत है दोस्तों, इसमें केवल एक पॉइंट सही दिया गया है, वह है दोस्तों कौन। इसमें पूछ रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे, केवल चौथा पॉइंट सही है, बाकी के पॉइंट दोस्तों हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गलत दिए गए हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट केवल सही है, यानी कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए की वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए की वोट के मान से अधिक है, क्योंकि दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात क्या है दोस्तों, अधिक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने देख लिया दोस्तों। बढ़ेंगे हम 2022 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनकी तरफ। ठीक है, इस प्रश्न को याद रखिएगा जो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और कह रहा है कि उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं, तो 3 पॉइंट हमारे गलत दिए गए हैं दोस्तों, केवल चौथा पॉइंट सही है, यानी कि पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में कुल जनसंख्या का निर्वाच्य सीटों की कुल संख्या से अनुपात अधिक है, जिसकी व्याख्या हम लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ेंगे 2022 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं। टॉपिक चल रहा था दोस्तों हमारे कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। ठीक है, देखिए 2012 में पूछा गया पहला प्रश्न दोस्तों वह क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए दोस्तों, विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ठीक है, फिर देखिए भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों ऑप्शन बी, केवल सेकंड हमारा कह रहा है उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, फिर देखिए भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा क्या है, गलत दिया गया है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, क्या है, सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, इसकी व्याख्या देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है, यहां ध्यानपूर्वक नीचे देखिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, ना कि 4 श्रेणियां। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। क्या है दोस्तों, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं, यानी कि दोस्तों कैबिनेट मंत्री, ठीक है, फिर दोस्तों हमारे होते हैं राज्य मंत्री और फिर होते हैं दोस्तों उप मंत्री। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। उनके बीच का अंतर है उनका पदक्रम, उनका वेतन तथा राजनैतिक महत्व, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश दोस्तों 91वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 द्वारा किया गया था, अतः कथन 2 हमारा सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट दोस्तों हमारा गलत दिया गया था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी, केवल 2 हम सही आंसर मार्क करेंगे। यहां देखें क्या कहा गया है प्रश्न में। कह रहा है कि भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है, तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत दिया गया है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, उनके बीच का अंतर उनका पदक्रम, उनका वेतन तथा राजनैतिक महत्व है, अतः कथन 1 हमारा सही नहीं है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा था कि संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया है। सही आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन बी, केवल सेकंड। ठीक है, चलिए देखिए आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं, यहां देखें। चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है हमारा क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा है भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की
अनुमति है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखें क्या कह रहा है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया तथा इस्तीफा देती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका मार्क करेंगे ना तो एक ही ना तो दो। ठीक है, इसका सही आंसर मार्क करेंगे ना तो एक ही ना तो दो। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है भारत का महान्यायवादी और भारत का सॉलिसिटर जनरल ही सरकार के एकमात्र अधिकारी हैं जिन्हें भारत की संसद की बैठकों में भाग लेने की अनुमति है। ठीक है, फिर देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार भारत का महान्यायवादी अपना त्यागपत्र दे देता है जब वह सरकार जिसने उसको नियुक्त किया था इस्तीफा देती है। तो दोनों पॉइंट हमारे यहाँ पे गलत दिए गए हैं दोस्तों, सही आंसर मार्क करेंगे ना तो एक ही ना तो दो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए डिटेल व्याख्या क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक यहाँ देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ इसकी व्याख्या क्या दिया गया है देखेंगे। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों व्याख्या क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा है कि संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी को वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति में क्या है कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है संविधान के अनुसार भारत के महान्यायवादी को वोट देने के अधिकार के बिना उसे संसद के दोनों सदनों या उनकी संयुक्त बैठक और संसद की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार है जिसका वह सदस्य नामित किया जाता है। कह रहा है दोस्तों कि वह उन सभी विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों का हकदार होता है जो एक संसद सदस्य को प्राप्त होते हैं। ठीक है, वह सरकारी सेवकों की श्रेणी में नहीं आता है, अतः उसे निजी कानून अभ्यास से वंचित नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है हालांकि उसे भारत सरकार के खिलाफ किसी मामले में सलाह या संक्षिप्त जानकारी देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट देखें दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत का महान्यायवादी और भारत के अतिरिक्त महान्यायवादी आधिकारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में महान्यायवादी की सहायता करते हैं, अतः ऐसा वर्णित नहीं है कि भारत का महान्यायवादी भी भारत की संसद की बैठकों में भाग लेता है, अतः कथन एक हमारा सही नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या कि महान्यायवादी को हटाने की प्रक्रिया और आधार संविधान में नहीं बताए गए हैं। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, अतः भारत का महान्यायवादी सरकार के इस्तीफा देने पर त्यागपत्र नहीं देता है, अतः कथन दो भी हमारा सही नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने आंसर मार्क किया था ना तो एक ही ना तो दो। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 2021 में जो हमारे पूछे गए प्रश्न हैं उसकी तरफ देखेंगे क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, यहाँ 2021 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। कह रहा है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों क्या कि भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। क्या है, भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। दूसरा पॉइंट कह रहा है दोस्तों यहाँ देखें, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर मार्क करेंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं, तो केवल एक। ठीक है, फिर देखिए भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारत में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, वह है देखिए ऑप्शन ए केवल एक। ठीक है, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए व्याख्या इसकी। ठीक है, व्याख्या देखिए इसकी क्या कह रहा है, यहाँ पे देखें। चलिए देखिए कह रहा है पहला पॉइंट दोस्तों कि भारत में एकल नागरिकता और एकल अधिवास की व्यवस्था स्वीकार की गई है। यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, फिर दूसरा देखिए कह रहा है भारत के राष्ट्राध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। इस संदर्भ में संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी कोई बाध्यता आरोपित नहीं की जा सकती, अतः कथन दो हमारा सही नहीं है। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है भारत में राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। इस संदर्भ में संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जुड़ी कोई बाध्यता आरोपित नहीं की जाती है, अतः कथन दो हमारा सही नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए
कह रहा है दोस्तों कि नागरिक अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार पंजीकरण, देशीयकरण या केवल संविधान के अनुच्छेद 5 के आधार पर नागरिकता अर्जित करने वाले नागरिकों को केंद्र सरकार आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित कर सकती है। इस प्रावधान के आधार पर विदेशियों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है, विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। कह रहा था दोस्तों, क्या हमारा प्रश्न देखिए यहाँ क्या कह रहा था, ध्यानपूर्वक देखिए कि भारत के संदर्भ में केवल एक नागरिक और एक ही अधिवास है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा था कि जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, तो यह पॉइंट हमारा गलत है। और तीसरा पॉइंट भी गलत है दोस्तों कि जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई है किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता, तो यह भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। केवल स्टेटमेंट पहला हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बार देख लें। और भारत में एकल नागरिकता और एकल अधिवास की व्यवस्था स्वीकार की गई है, अतः कथन 1 हमारा सही है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। इस संदर्भ में संबंधित नागरिक को जिस विधि से मान्यता मिली है उससे जड़ी कोई बाध्यता आरोपित नहीं की जाती है, अतः कथन 2 हमारा सही नहीं है। ठीक है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार पंजीकरण, देशीयकरण या केवल संविधान के अनुच्छेद 5 के आधार पर नागरिकता अर्जित करने वाले नागरिकों को केंद्र सरकार आदेश द्वारा नागरिकता से वंचित कर सकती है। इस प्रावधान के आधार पर विदेशियों को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, अतः कथन 3 हमारा सही नहीं है, विकल्प ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी बचा हुआ जो पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों ध्यानपूर्वक सारे वीडियोस को आप लोग रिवीजन करते चलिए। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेष्टा क्लासेस 91 को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही दोस्तों लगातार पढ़ते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।